हेलो डियर्स, तो आज अपन करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर 1 का। कैसे था पहला एग्जाम्पल, कैसे थी पहले प्रमेय है और इसके बाद कैसा रहेगा पहला एग्जाम्पल, ये ध्यान से देखना है। इससे पहले एक वीडियो लगी हुई है जिसके अंदर पहली प्रमेय भी है, साथ ही साथ जो हमारी बुक में कहानी दी हुई है वो अच्छे तरीके से भी समझाई हुई है। अच्छे से देखना, मजा आएगा आपको। और साथ ही साथ पहला एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अच्छे से क्लियर किया हुआ है उस एग्जाम्पल में कि क्या चीजें कैसे होती है, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है, प्रमेय होती है, क्या चीजें होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर। भाई ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, किस तरीके से किया जाएगा एग्जाम्पल को। चलो ठीक है, देखते हैं आज। ये है हमारा चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, दर्शाइए, दर्शाना है या सिद्ध करना है, या हमें मतलब कोई भी सीधी एक लाइन दे दी डायरेक्ट, उसमें नाम भी लिखा हो, दर्शाइए या सिद्ध करिए, नाम की चीज कुछ भी लिखा ही ना हो, या कभी कभी लिखा हो दर्शाइए सिद्ध कीजिए, तो उनका एक ही मतलब है कि हमें उन चीजों को सिद्ध करना है जो चीज दी हुई है, जो लाइन लिखी हुई है। कि अगर कभी ऐसा लिखा आ जाए कि 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, ये बात सीधा लिखी आ जाए तो हमें ये बात सिद्ध करके दिखानी है कि 2 + 2 4 होता है। उसी प्रकार से ये लाइन जो लिखी हुई है सिद्ध करके बतानी है, भले इसमें दर्शाइए लिखा हो चाहे कुछ भी। चलो ठीक है, देखो क्या बोलता है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, अब याद रखें धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ऋणात्मक समपूर्णांक, ऋणात्मक विषम पूर्णांक, सारे के सारे पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, परिमेय अपरिमेय की बात थोड़ी सी बाद में करेंगे, लेकिन पहले प्राकृत फिर पूर्ण फिर पूर्णांक। इनके बारे में वैसे सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस एक पहले क्लास में, इसके इंटर क्लास में अंदर हमने डिस्कस कर ली है ना। उस क्लास को अब सबसे पहले देखें, अच्छे से देखें, क्लियर हो जाएगा। और उन चीजों को नोट डाउन करके रखें, मतलब एनी टाइम जब भी साइड में एक छोटा सा पोस्टर बना के रखें, छोटा चार्ट बना के लगा के रखें, जिससे भी जब भी जरूरत पड़े, याद रहे ना रहे, एक बार आप उस पर नजर मारो जब भी आपको जरूरत पड़े तब भी। लेकिन धीरे धीरे करते अपने आप वो याद भी हो जाएगी और बाद में आपको पोस्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लगा रहे वो वहां पे चाहे, है ना। बिना नजर मारे ही आपको दिमाग में सीधा ही आ जाएगा। कोई भी चीज को याद करने का बेस्ट तरीका ये है कि उसके लिए छोटा सा चार्ट बना लो, पास में लगा लो, उसको जब भी जरूरत पड़े तब भी देख लो तो भी काफी होता है, जब भी देख लो तो भी काफी होता है। और उसी टाइम देखो, उस टाइम उसको पता चल जाए भी हाँ ये चीज थी, ठीक है। अब उसके बाद आप दोबारा उसको काम में ले लो, फिर काम में ले लो, फिर काम में ले लो, 5-7 बार ऐसे करेंगे तो याद हो जाती है चीजें। उसी तरीके से वो चीजें भी देख ले। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6, आगे जाती है अनंत तक, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है धनात्मक रूप से सारी। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3, बस प्राकृत संख्याओं में 0 और जुड़ जाता है तो वो पूर्ण हो जाती है ना। ठीक है, जैसे प्राकृत संख्याओं में 0 1 साथ में और 8 हो जाता है, पूर्ण हो जाती है 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाती है अनंत तक, हजारों करोड़ों तक। ठीक है, इसके बाद पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाली भी साथ में आती है और प्लस वाली साथ में आती है। 0 1 2 3 4 5 6 और माइनस वाली -1 -2 ये दोनों तरफ से अनंत तक जाती है, ये पूर्णांक संख्या होती है। परिमेय अपरिमेय के बारे में और बात करेंगे, लेकिन जब अगले वाले चैप्टर्स में जब परिमेय अपरिमेय की जरूरत पड़ेगी हमें तब करेंगे बात। ठीक है, बात अभी आती है कि अब फिलहाल इन प्रश्नों को किस तरीके से करें। इन प्रश्नों को तरीके से पहले हमें पता हो, क्योंकि जब तक हमें इस चीज के बारे में पता नहीं हो कि पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं और ये क्या चीजें होती है, तो कम से कम मतलब जब तक ये पता नहीं हो तो थोड़ा दिक्कत आएगी। पहले ये पता चल जाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सीधा प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, हमें पता है धनात्मक क्या होता है, पॉजिटिव वाली, धनात्मक वाली, और सम मतलब सम जिनमें 2 का भाग जाता है। सिंपल सी बात है, धनात्मक सम पूर्णांक, पूर्णांक भी हमें पता है, पूर्णांक सारे होते हैं, 0 माइनस वाले प्लस वाले सारे, लेकिन धनात्मक सम पूर्णांक में सिर्फ धनात्मक सम वाले पूर्णांक आ जाएंगे। जैसे 2 4 6 8 ऐसे, इस तरीके से वाली संख्या जो सम होती है 2 4 6 8 10 12 ऐसे सम वाली संख्या आ जाएगी धनात्मक सम पूर्णांकों में। 2q के रूप में होता है धनात्मक सम पूर्णांकों, क्या लिखा जा सकता है, 2q के रूप में लिखा जा सकता है। तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है धनात्मक ही लेकिन विषम वाले, जैसे 1 3 5 7 ऐसे 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, q हमें बोल दिया कोई पूर्णांक है। पहली बात तो इस प्रकार का प्रश्न और किसी चैप्टर्स में नहीं बनेंगे, इस प्रकार का प्रश्न सिर्फ इस चैप्टर में बनेगा, याद रखें।
अब जब हमें पता है एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, हमें थोड़ी पता है कौन से चैप्टर से आ गया। अगर हमारी थोड़ी तैयारी कम है तब पता नहीं चलेगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी तो पता चल जाएगा आराम से भी कौन से चैप्टर से ये कौन सा वाला प्रश्न आया हुआ है। अब बताओ, ये प्रश्न सीधा आ गया, करें तो करें क्या। लेकिन जब पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक की कम से कम बातें पता चले तो हम धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक दो बातें पढ़ते हैं यहाँ पे। धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक, ये दो चीज पढ़ते हैं यहाँ पे, धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक। लेकिन अगर एक छोटी सी बात और देख ले, हम पूर्णांक तो लिख ले पहले, सिंपल घटना, पूर्णांक तो लिख ले, ठीक है। पूर्णांक जब हमने लिखे तो पूर्णांक के बारे में हमने लिखा था कि ये 0 बीच का होता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे इधर चलता जाता है, और -1 -2 और -3 ऐसे इधर चलता जाता है। ये तो सारे के सारे पूर्णांक हैं। लेकिन जब सिर्फ धनात्मक की पूर्णांक की बात करें, तो जब धनात्मक की पूर्णांक की बात करें, धनात्मक पूर्णांक, जब सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो 0 कोई धनात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ जाता है। एक तरीके से प्राकृत संख्याएं हैं सारी, ठीक है। अब बात करें धनात्मक सम और विषम की। सम 2 4 जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्याएं होती है, तो 2 4 6 8 डैश 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 ऐसे 2 के अंतर पे आगे जाती जाएगी, अनंत तक जाती जाएगी, सारी संख्याएं धनात्मक सम पूर्णांक होती है। और वहीं धनात्मक विषम पूर्णांक 1 3 5 7 9 11 ऐसे डैश 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 आगे चलती जाएगी अनंत तक, जब तक जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता वो सारी की सारी संख्याएं विषम पूर्णांक होती है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब कम से कम हमें ये तो क्लियर हो गया कि धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सी होती है। चलो अपन आगे बात कर लेते हैं। अगर सम और विषम के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको क्लियर भी हो जाएगा। पहले का तो हमें पता भी है, आपको इस बारे में आपने पहले वीडियो देखी है, इंट्रो वाली वीडियो देखी है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता भी है। लेकिन अगर पता नहीं भी है ना तो भी अब अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्लियर होने के बाद अब अपन प्रश्न पे बात करते हैं कि इसने क्या बोला। प्रश्न पे बात करते हैं, देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, तो इसको एक बार 2q में लिख देता हूं और इसको 2q + 1 के रूप में लिख देते हैं, होता है, ठीक है। कल हमने जब पिछली वाली क्लास में हमने जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था, उसके अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि कोई भी दुनिया किसी भी धनात्मक पूर्णांक को जैसे कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर a है, जैसे कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर a है हमारा, तो उसको bq + r के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी दुनिया का धनात्मक पूर्णांक a है तो उसको bq + r के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसके ऊपर, कैसे लिखा जा सकता है। देखो कोई भी पूर्णांक a था, इसके अंदर b का अगर भाग दे तो ये भाजक और ये भागफल का गुणा, भागफल q भागफल हो गया क्वोशिएंट का गुणा, और ये शेषफल r शेषफल, ठीक है, r शेषफल। इस तरीके से लिख सकते हैं हम, हमें इसके बारे में पता है। ये कोई संख्या ऐसी है जो भी धनात्मक पूर्णांक है जिसको भाज्य बोलते हैं, ऐसे लिखा था। अब कोई संख्या के लिए ये बात सिद्ध करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 17 लेते हैं, 17 लेते हैं, 17 के लिए ये बात सिद्ध करके देखते हैं। 17 में 3 का भाग देते हैं या 2 का भी देख लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, इससे 2 का देख लें, 3 का, 5 का, जो भी, एक बार चेक करना होता है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक में किसी भी संख्या का भाग देके देखें जो कम से कम उससे छोटी हो, भाग तो पूरा उससे ही जाएगा ढंग से, है ना। चलो बात करते हैं। 3 का भाग अगर 17 में देंगे तो 3 5 दिए 15 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और बचेगा कितना, 2, ठीक है। अब देखो 17 को हम कैसे लिख सकते हैं। 17 हमारे पास क्या है, एक
धनात्मक पूर्णांक है। सम और विषम की बात आगे देखेंगे। अगर धनात्मक पूर्णांक कोई भाज्य मान लेते हैं 17 है, उसको कैसे लिखा जा सकता है वो देखते हैं। 3 का गुणा अगर 5 से करें और फिर 2 जोड़ दें, क्या रहा? ए इस संख्या को माने, बी इसको माने, क्यू ये क्यूसेंट भागफल और ये रिमाइंडर शेषफल। अगर इन दोनों का गुणा करें तो 17 का तो 17 आ जाएगा, 5 दिए 15 और 2 17। सही है। किसी भी संख्या को, दुनिया की किसी भी संख्या को इस रूप में तो लिखा जा सकता है, ये तो हमने कल पढ़ा था। अब बात करते हैं कि सम और विषम पूर्णांकों की क्या बातें होती है, कैसे तरीके से निकलते हैं। ठीक है, चलो ये मैं मिटा देता हूं एक बार। जब भी सम पूर्णांक के बारे में बात करेंगे तो सम पूर्णांक के बारे में हमें पता है कि उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। और अगर हम किसी भी संख्या में जैसे 6 मान लेते हैं, 6 में अगर 2 का भाग दें तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 0 बचेगा शेषफल। ठीक है, कैसे? देखो क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर था हमारा। तो a अगर 6 है, a कोई पूर्णांक ऐसा है जो 6 है, b किसका, जिसका भाग दिया हमें वो भाजक है, ये भाजक। ठीक है, और q क्या होता है, क्यूसेंट भागफल जो 3 यहां पे आया वो, और r रिमाइंडर शेषफल 0 आया यहां पे। तो 6 को या आने वाली किसी भी सम पूर्णांक को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो देखें, 6 और 3 दूनी 6 लिख सकते हैं सेम, 0 प्लस 0 कोई मतलब नहीं है 0 का। तो इस तरीके से तो लिखा ही जा सकता है। यानी कि किसी भी सम पूर्णांक की जब बात करें तो रिमाइंडर तो है ही नहीं सम पूर्णांक के अंदर, रिमाइंडर मतलब शेषफल तो बचा ही नहीं। तो किसी भी सम पूर्णांक को a बराबर बी क्यू के रूप में तो लिखा जा सकता है। किसी भी दुनिया की किसी भी संख्या को, जो भी सम है, किसी भी सम संख्या को 2 बराबर बी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है यदि b का मान 2 फिक्स हो जाए, है ना। जब b का मान 2 फिक्स हो जाए, कहीं हम ऐसे कहते हैं किसी पूर्णांक को बी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है यदि वो सम हो तो, लेकिन बी क्यू के रूप में तब तक नहीं लिखा जा सकता अकेली जब तक b का मान 2 ना हो तब तक। क्योंकि अगर b का मान 3 हो गया तो सम पूर्णांक को इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। जैसे अगर b का मान यहाँ पे 3 आ जाए, जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या आ जाए, 8 आ जाए मान लेते हैं, 8 में अगर करेंगे भाग 3 का, ठीक है, 3 का भाग 8 में दें तो 3 दूनी 6, 2 फिर बच गया। किसी भी सम के लिए ये बात सिद्ध नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है विषम की, क्योंकि सम के लिए हमने बी क्यू लिख लिया, जब 2 है तो इसका मतलब 2 है तो ये फिक्स 2 हो गया, 2 क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, a बराबर 2 क्यू के रूप में, जो कि हमें सिद्ध ही करना था 2 क्यू, और ये भी 2 क्यू प्लस 1 वाली बात अभी आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जब विषम की बात कर रहे हैं यहाँ पे विषम पूर्णांक की, जब विषम पूर्णांक की बात करेंगे तो देखो 1 दीर्घा 3 दीर्घा 5 दीर्घा 7 दीर्घा, जैसे 7 मान लेते हैं, 7 में किसी संख्या का भाग दें, जैसे किसका 3 का भाग दे रहे हैं या 2 ही का भाग दे रहे हैं, किसी का भी 2 का भाग दे रहे हैं मान लेते हैं। अगर 2 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 1 आ जाएगा नीचे शेषफल। तो इसको 7 को कैसे लिखा जा सकता है, तो 7 बराबर 2 गुणा 3 प्लस 1 लिखा जा सकता है। 7 बराबर 2 गुणा 3 प्लस 1 लिखा जा सकता है। 3 दूनी 6 और 1 7 आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, जैसे अभी ये 7 आ गया, ठीक है, अब बात ये आती है कि इनको किस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर ये a है और ये 2 फिक्स मान लेते हैं, अगर है तो जब 2 फिक्स है b तो ये q आ जाएगा कोई ना कोई, और ये r बचेगा 1 फिक्स, 1 कभी न कभी 1 बचेगा जब ये संख्या अलग है। अभी सम थी, अभी हमने विषम ली, विषम के लिए 1 पक्का बचेगा। बस सिंपल सी घटनाएं हैं। अब इनको थोड़ा सा लिख लेते हैं अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। हमें एग्जाम में मतलब कैसे तरीके से लिखना है, या नोटबुक में क्या तरीके से लिखना है, या जब भी हम टेस्ट दें तब क्या लिखना है, या जब भी जो भी जहां जरूरत पड़े तब इनको कैसे करना है, तो बात करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई, अब a और a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा था हमने, a बराबर बी क्यू प्लस आर याद रहेगा हमेशा, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब भी हमें जरूरत पड़े भी ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, सीधा सीधा ये मानना पड़ेगा पहले ए क्या कोई धनात्मक पूर्णांक है, सीधा पहले यही मानेंगे। सम और विषम की बात बाद में घटना सोच लेंगे, ठीक है। धनात्मक बाद चलो ठीक है ना, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, सम और विषम की बात बाद में सोच लेंगे। अब यहाँ पे बी भी था तथा b बराबर 2 है। हम b 2 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फिक्स 2 दे रखा है। हम एक बार 2 ही लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है, इसलिए 2 के लिए सिद्ध करके देख लेते हैं। वैसे दुनिया की किसी भी संख्या के लिए सिद्ध करके देख सकते हैं, अपने क्या फर्क पड़ता है। हमने कल 2 3 4 मैंने कल बताई थी आपको पिछली क्लास में, उस क्लास के हिसाब से अगर देखें तो 2 के लिए भी अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो अभी हमें जरूरत 2 की है तो 2 काम में ले लेते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। 2q के रूप में होता है तथा पर अब ये 2 b का मान 2 आ गया, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस आर होगा, ठीक है। a बराबर 2q प्लस आर। अब हमें पता है कि भाजक 2 है, भाजक अगर 2 फिक्स कर दिया, जब भाजक 2 फिक्स कर दिया तो 100% हमें इस बात का पता है कि r का मान, तो r बराबर r हमेशा या तो 0 होगा या 1 होगा। तब जब r बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 0 या फिर a बराबर 2q। जब r 0 मान हो तो a बराबर 2q आ जाएगा। और 0 कब आया था, जब संख्या सम थी। हमने अभी देखा कि जब संख्या सम थी तो r का मान 0 आया था। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर 2q प्लस 1 या a, ये तो सेम ही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके 0 वाली मिटाने वाली बात नहीं थी। अतः किसी भी धनात्मक समपूर्णांक को 2q के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी धनात्मक समपूर्णांक को 2q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर धनात्मक समपूर्णांक है तो उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। तथा किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। बात क्लियर, इतना ही था। इसको मतलब बोल दिया, आपने दर्शा दिया इस तरीके से। यहां पर ये हमने जो फॉर्मूला लिखा था ये बीच में यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन करेंगे सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 3 और भी सरल है, बिल्कुल सरल तरीके से दे रखा है तो सेकंड नंबर एग्जाम्पल जैसे ही बिल्कुल, लेकिन अब थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा सा हल्का सा। देखो क्या कह रहा है, दर्शाना ही है सेम ही कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में, पिछली वाली में सेकंड एग्जांपल के अंदर तो धनात्मक सम पूर्णांक के बारे में बात कर रहा था, इसमें धनात्मक सम और विषम दोनों के बारे में बात कर रहा था उसमें तो, लेकिन इसके अंदर धनात्मक सिर्फ विषम पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है। लेकिन एक थोड़ी सी और चीज, इसमें 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, 4q प्लस 1 और 3 के बाद तो हम कर लेंगे, लेकिन जब भाजक 4 हो, a कोई धनात्मक पूर्णांक हो, a कोई और b कोई 4 हो, तो r के क्या क्या मान आ सकते हैं, r के क्या क्या मान आ सकते हैं, शेषफल क्या क्या बच सकता है। अच्छा, जब अगर किसी संख्या में हम 4 का भाग दें
किसी भी दुनिया की संख्या में 4 का जब भाग दें तो शेषफल क्या क्या बच सकते हैं? शेषफल बच सकते हैं या तो 0, 1, 2, 3। 4 तो शेषफल नहीं बच सकता। दुनिया की किसी भी संख्या में अगर हम 4 का भाग दें तो 4 से कम, 0 से लेकर 3 तक शेषफल ही बचेंगे हमेशा। ठीक है, जब 0 से लेकर 3 तक शेषफल बचेंगे तो हमें पता है 0, 1, 2 और 3। शेषफल अगर 0 बच रहा है इसका मतलब 4 का भाग दे रहे हैं और शेषफल 0 बच रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, कोई भी संख्या में 0 शेषफल बच रहा है इसका मतलब उस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। जब 4 का पूरा पूरा इसमें भाग जा रहा है इसका मतलब उसमें 2 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा इसका मतलब वो संख्या क्या है? सम है, सम धनात्मक पूर्णांक है। और वहीं अगर 2 शेषफल बच रहा है तब भी उसमें बाकी जो संख्या है अगर उसमें 2 का भाग दें तो 2 शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि उसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन अगर शेषफल 1 और 3 बच रहा है तब यह पता चलता है कि यह संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो सिर्फ बस बात इतनी है कि 4q+1 और 4q+3 के लिए क्या हो जाएगा? धनात्मक विषम पूर्णांक पर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके रूप के अंदर लिखा जा सकता है इसको। चलो फिर भी हमें उस तरीके से बनाना है तो बहुत सरल, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अब लिखने की भाषा थोड़ी सी है, वो भी लिख लेते हैं। जैसे देखो, सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, क्या माना? कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 4। अब की बार b बराबर 4 फिक्स मान लेते हैं क्योंकि यहां पे 4 दिया हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा? a बराबर 4q+r होगा। क्यों? b का मान फिक्स 4 मान लिया, इसलिए a बराबर 4q+r। क्योंकि हमें पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? a बराबर bq+r होता है। b का मान हमने जब 4 मान लिया, 4 का भाग दे रहे हैं a में किसी भी संख्या में, तो ये यहां पे फिक्स हो गया। तब r बराबर क्या होगा? 0, 1, 2 और 3 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको किस तरीके से लिखा जा सकता है? तो a बराबर या तो 4q+0, a बराबर 4q+1, a बराबर 4q+2, a बराबर 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। सिंपल बात है। लेकिन यही बात आ जाए सिर्फ विषम धनात्मक विषम पूर्णांक की, तो क्या होगा? लेकिन जब अगर a धनात्मक विषम पूर्णांक है तो a बराबर 4q+1 या फिर a बराबर 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। बस इतनी बात सिद्ध करनी थी। ये बहुत ज्यादा सरल प्रश्न है। चैप्टर में आएंगे 1.1 के अंदर आएंगे, कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे, कुछ थोड़ा सा अटके आएंगे प्रश्न, उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारा थर्ड प्रश्न था। अब इसके बाद में हम एग्जाम्पल करेंगे 4th नंबर वाला। ठीक है, तो अब ये है हमारा 4th एग्जाम्पल। क्या बोल रहा है? एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। मजा आ रहा है ना? काजू की बर्फियां मतलब काजू कतली। काजू कतली का नाम सुनते ही हो सकता है आपके मुंह में पानी आ गया हो, लेकिन उसको कंट्रोल करके एक बार इस प्रश्न को कर लेते हैं, उसके बाद हो सकता है काजू कतली का मिलने का जो चांस बन जाए। चलो ठीक है, कैसे चांस बनेगा वो तो इस प्रश्न को करने के बाद ही पता चलेगा। देखते जाए, इस प्रश्न को पूरा करें। देखें क्या कि 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। ये बादाम कतली है। इसके बाद होगा है इन
इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है। मिठाई वाले के पास है भाई काजू कतली है, काजू की बर्फी है 420 और 130 का बादाम की बर्फी है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ढेरी में बर्फियों की संख्या तो समान रहनी चाहिए तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। परात में बनानी है ढेरियां, अलग अलग परातों में ढेरियां बनानी है ताकि अच्छे से ढेरियां बनाएं, दुकान को सजाएं अच्छे से, तो ग्राहक अच्छे अच्छे आए, अच्छे अच्छे ग्राहक क्या करें, आए हमारी दुकान में और खरीद कर जाएं। क्या खरीद के जाएं? काजू की कतली और बादाम की कतली। मजा आ रहा है ना? चलो ठीक है, देखते हैं। ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, हमें चेक करना है। देखो जब 420 हमारे पास क्या है, एक जगह पे बर्फियां रखी हुई है, एक 130 बर्फियां रखी हुई है, ऐसी मतलब संख्या ढूंढनी है कि उतनी बर्फियां प्रत्येक परात में रखते जाए तो ये भी पूरी हो जाए और ये भी पूरी हो जाए और बराबर मात्रा में पूरी हो जाए सारी के सारी। ठीक है, चलो ठीक है। और परात भी कम से कम लगे, परात का भी स्थान कम से कम लगे, मतलब परातें भी कम से कम लगे। चलो ठीक है, देखते हैं। जब बात करते हैं 420 और 130 की, तो हमें पता है ऐसी संख्या ढूंढने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा अधिकतम समान गुणनखंड जो दोनों के लिए समान हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं HCF। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या 420 काजू की बर्फियां तथा 130 बादाम की बर्फियां, बादाम की बर्फियों को बराबर ढेरी बर्फियों को परात में बराबर ढेरी बनाने के लिए 420 तथा 130 का HCF लेना होगा। ₹420 तथा 130 का HCF लेना होगा। अब जब HCF लेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहां मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है अच्छे तरीके से, सिंपल से तरीके से HCF आ जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, पढ़ा था हमने। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है कि A बराबर BQ प्लस R होता है। तो जहां 430 बड़ा किससे है, 420 130 से बड़ा है, 420 130 से बड़ा है, तो A बराबर 420 और B बराबर 130। तो सीधा सीधा करते हैं, 420 बराबर 130। अब 420 में 130 का भाग देंगे तो ये कम से कम 3 बार जाएगा और प्लस में शेषफल कितनी बार बचेगा वो देख लेते हैं। 420 में 130, ठीक है, 0 3 3 9 और 3 13 3 40 इस तरह से बन जाएगा 0 और ये 12 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा और ये 3 बार जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 30। अब वही 130 में 30 का भाग देंगे, ठीक है, 130 में किसका भाग देंगे, 30 का भाग देंगे, जाएगा कितनी बार, 3 3 9 4 3 12, 4 बार जाएगा, ठीक है। 130 के अंदर 30 का भाग देंगे, 4 3 12, 120 और ये 0 10 बचेगा, ठीक है, 10 बचेगा तो ये लो 10 बचा दिया इस प्रकार से। अब 30 में 10 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, लेकिन अंतिम में 0 बचेगा।
तो अंतिम जो भाजक है वो 10 है, अंतिम भाजक जो है वो 10 है, और वो अंतिम भाजक जो होता है वो ही हमारा HCF होता है, याद रखें, यहां पे लिख दें। अतः अंतिम भाजक 10 है, तो HCF ऑफ 430 एंड 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10। HCF जो होगा वो 420 का 130 का 10 होगा। तो प्रत्येक प्रात में बर्फियों की संख्या 10 होगी। लो भाई, प्रत्येक प्रात में बर्फियों की संख्या 10 होगी। हो सकता है ऐसे 10-10 बर्फियों वाली प्रात है, आपको मिल जाए एक आधी दोनों में से, तो आपको तो मिल जाएगी ना प्रात, मैंने बताया था अभी लास्ट में मिल जाएगी। हो सकता है आपको तो ये से मिल भी सकती है, दुकानदार की आपने हेल्प की तो दुकानदार आपको दे सकता है। ये हमारा 4th एग्जाम्पल था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1.1, और इतनी वीडियो ढंग से देखें, इसका इंट्रो वीडियो देखें, उसके पहली वाली वीडियो देखें, इसके बाद अब वाली वीडियो ये भी पूरी देखें ढंग से, प्रत्येक वीडियो ढंग से पढ़ते जाएं। और किसी भी चीज के अगर बढ़िया तरीके से इसको परफेक्ट करना है तो बार बार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। ठीक है, ठीक है। चलो इस क्लास के बाद में अगली क्लास में बात करेंगे आगे चैप्टर 1.1 की। इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।